वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे, जो हमारा कल हाफ हमने कराया था 1 से लेकर 50 तक का कोई प्रश्न उत्तर कराया था, तो उसको देख लेते हैं। तो उस मतलब उसमें ज़्यादा 100 तक होगा, तो जितने भी प्रश्न होंगे उसको देख लेते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आगे के प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, हम लोग कल के वीडियो में जो है वो 150 तक प्रश्न देख लिया था। अब अभी शुरू करने वाले हैं वो 51 से शुरू करेंगे। तो आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो बोल रहा है कि ग्रैंड कैनियन जो है वो है, तो किस तरह का है वो, तो एक तरह का ये क्या है कि एक तरह का खड्डा है, ठीक है, यानी गॉर्ज है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रैंड कैनियन जो आपका क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के एरिजोना प्रांत में है, और कौन सी नदी है, कोलोराडो पर स्थित एक खड्ड है यानी गॉर्ज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो कहाँ निर्मित है, तो ये निर्मित है आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा निर्मित होता है। तो 52 का ए आंसर हो जाएगा। गंगा डेल्टा विश्व का वृहत्तम डेल्टा है। ठीक है, यह क्या है कि बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा, तो ये हमारा गंगा डेल्टा, इसे गंगा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए फिजी द्वीप जो अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, वो है अभी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो देखिए अभी फिजी भी गए हुए हैं हमारे जो पीएम हैं, तो वो गए हुए हैं 3 देशों की यात्रा पे गए थे, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और आपके कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ फिजी यानी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र। ठीक है, यह वनुआती के पूर्व यानी वनुआती जो है उसके पूर्व में है, यानी इधर में पूर्व में। ठीक है, वनुआती के पूर्व में है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि टोंगो के पश्चिम में है, और टोंगो जब यहाँ है तो आपके पश्चिम में है कौन, फिजी। ठीक है, फिजी हो गया। उसके अलावा क्या है, तुवालू के दक्षिण में है, तो तुवालू अगर ऊपर में है तो आपके तुवालू अगर ऊपर में है तो आपके उसके दक्षिण में क्या है, फिजी है। ठीक है, फिजी। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किससे जोड़ती है, तो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, तो कह रहा है कि स्वेज नहर जिसको स्वेज कैनाल कहते हैं, विश्व के सीनियाई प्रायद्वीप में क्या है बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और कब बना, तो ये 1869 में। इसकी लंबाई कितनी थी, 164 किलोमीटर थी, और 2015 में क्या हो गया कि इसकी लंबाई जो है 193.30 किलोमीटर थी। ठीक है, बाद में उसके बाद क्या हुआ कि विस्तार किया गया। उसके बाद आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि भूमध्य सागर है तथा लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जब जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। कब, तो जहाज़ वहाँ से आ जा सकते थे। इसके जो साउथ सिरा है, तो उस पर क्या है कि स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। पोर्ट सईद कहाँ है, उत्तर में है, और दक्षिण पे क्या है, स्वेज बंदरगाह है। ठीक है, इस नहर के बन जाने से क्या है कि यूरोप और एशिया के बीच की खाई कम हो गई है, यानी जो यूरोप और एशिया की जो दूरी थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व क्या था कि यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप आने जाने को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा कर के आना जाना पड़ता था। ठीक है, यानी अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके ही आप यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप जा आ सकते थे। ठीक है, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, स्वेज नहर जो है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। बी आंसर हो गया। पनामा नहर जो है मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल मध्य को काटकर बनाए गए प्रमुख जहाजी नहर है। ठीक है, यानी स्थल जो मध्य अमेरिका में पनामा जल जो स्थमस जिसको बोलते हैं स्थल मरुमध्य को काट के बनाए गए
जहाजी नहर है, ठीक है। यह क्या है कि यह अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं, को प्रशांत महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को और पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, ठीक है। किंतु नहर के बन जाने से क्या हुआ कि नहर के बन जाने से क्या होने लगा कि दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9500 किलोमीटर ही रह गई। वर्तमान में इस नहर का पनामा देश का अधिकार है, ठीक है। इस नहर पर किसका है, तो पनामा कंट्री का अधिकार है। अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो कहाँ है सुविधाएं, तो हिंद महासागर से लेकर के कहाँ जाती है, चीन सागर तक जाती है, ठीक है। देखिए, मलक्का जल संधि जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से मलेशिया से अलग करती है। आपका क्या है कि इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है, मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको बोलते हैं, ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये क्या करती है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। और ये क्या करता है कि ये हिंद महासागर से लेकर के चीन सागर तक आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। सुंडा ट्रेंच इस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो सुंडा ट्रेंच जो है किसके समानांतर है, तो ई हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि सुंडा ट्रेंच यानी जिसको गर्त बोलते हैं, तो कहाँ है, हमारा हिंद महासागर में स्थित है, अवस्थित है। इसका विस्तार जो है इंडोनेशिया द्वीप महासागर से द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा के बीच समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो कहाँ से, सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। तो ये आपका दो ले रहा है, ठीक है। जावा और क्या है कि सुमात्रा दोनों ले रहा है, ठीक है ना। देखिए, कभी कभी वो क्लिक हो ही नहीं पाता, इसीलिए टच कर जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि ओजोन परत बताती है। तो क्या बताती है, हमारे अंटार्कटिका की वायुमंडलीय बताती है या कुछ और। तो देखिए, ओजोन परत जो है वो क्या है कि पृथ्वी की सतह से 1520 किलोमीटर 15 से लेकर के 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं, ओजोन परत होता है, ठीक है। 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल, ठीक है। यहाँ पे ओजोन ही पूछा था ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए, ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग पर जो है वो किस मंडल में है, तो ओजोन लेयर तो समताप मंडल में है। तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा आपका क्या बोल रहा है, यूँ तो ओजोन की उपस्थिति जो है 15 किलोमीटर से नीचे और 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। ये होती 15 से नीचे भी है और 40 से 50 के मध्य भी होती है, ठीक है, ऊपर भी होती है। किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है, यानी बहुत कम होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होता है, यानी परत के रूप में कितने ऊंचाई पर होता है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। विश्व जो मौसम संगठन यानी जिसको WMO भी ऐसी ही व्याख्या करता है, ठीक है। और यह क्या है कि परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा भी होता है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो 10 से 20 किलोमीटर जो है ओजोन परत की ऊंचाई है। ये आंसर हो जाएगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये स्थित है, ठीक है। बी आंसर हो गया। देखिए, काहिरा जो मिस्र की स्थिति है वो क्या है कि 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट तक है। चूँकि काहिरा एक समय ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे है। काहिरा क्या है कि 0 डिग्री अक्षांश जिसको मानते हैं ग्रीनविच, वो वाली लाइन, उसे क्या है कि कौन, काहिरा जो है 2 घंटा आगे है, ठीक है, किससे, ग्रीनविच से, ठीक है। अतः इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बनती है, अक्षांश नहीं देशांतर, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि पृथ्वी जो है गोला
कार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक देशांतर की दूरी तय करने में क्या होता है कि पृथ्वी को 4 मिनट का क्या करना पड़ता है? समय लगता है। कितना लगता है? तो आपको एक डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय कितना होगा? 30 गुने 4 हो गया, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे, यानी 60 हुआ ना। 60 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, बी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को विश्व का वर्ष का सबसे छोटा दिन था, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत जिसको बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस जिसको बोलते हैं, तो 21 दिसंबर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन जिसको बोलेंगे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में, ठीक है। और ग्रीष्म अयांत जो होते हैं किस समय? उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और गर्मी में कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? तो 20 से 21 जून को, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत क्या होता है कि 20 और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा, क्योंकि उत्तरी में बड़ा होगा तो लंबा होगा, तो जरूर है कि दक्षिणी में क्या होगा? छोटा होगा, जून का ही महीना है। और आपका दक्षिणी में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटा था उत्तरी अंत में, तो यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा होगा, साउथ आपका जो दक्षिण गोलार्ध है 21 से 22 दिसंबर के बाद, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। देखिए अगला क्या है कि आप यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे है हुए हैं? तो ये क्या है? विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप जो है वो अलग हुए हैं। देखिए हमने कल भी थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो देख लेते हैं। पृथ्वी का निर्माण जो हुआ विभिन्न प्लेटों से हुआ है। पृथ्वी का निर्माण, ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तित क्रियाओं के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है, और ये क्या करती है कि अपने प्रभाव के साथ ही स्थानांतरित कर देती हैं, ठीक है। चलिए, मतलब बदल देती हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है वो परवर्त निर्माणकारी बल है, सी हो गया। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी क्षैतिज संचलन भी होता है। इसके तहत क्या होता है? 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक करता है संपीड़न बल और एवं तनाव बल हो गया, और संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। संपीड़न बल से क्या होता है कि मुड़ जाती है। ऊपर उठे भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि संपीड़न बल से क्या होता है कि चट्टान की परत क्या जाती है? मुड़ जाती है, और उठे भाग को अपनति कहते हैं, उठे हुए भाग को, धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति, और इसी मोड़ को वलन कहते हैं। जो मोड़ होता है ना, तो उसी को वलन कहते हैं। देखिए अगला क्या बोला? यूरोप की, आपका क्या है कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, तो एक कौन सा है? तो ये आल्प्स हो गया, ए आंसर हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो माउंट ब्लैक है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है? 4810 मीटर है। और आल्प्स पर्वत नबी मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। क्या है? तो ये जो आल्प्स पर्वत जो होता है नबी, यानी जिस तरह से हमारा हिमालय है उसी तरह से, ठीक है, और हिमालय से ये छोटा है, ठीक है। तो देखिए 4810 मीटर है, ठीक है। चलिए, तकलामकान हम लोग कहाँ पर पढ़े थे? तो ये कहाँ है? चीन में। देखिए ये क्या है कि तकलामकान जो है मरुस्थल एशिया के जिनजियांग यानी यूबा स्वतंत्र क्षेत्र है, चीन में विस्तारित है। दक्षिण में कुनकुन पर्वत, और आपका क्या है कि पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार, पश्चिम उत्तर में क्या है? पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा है, ठीक है। चलिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसका विस्तार लगभग कितना है? तो आपका है कितना है देख लीजिए। तो आपका कितना है कि 3,48,750 जो है वो विस्तार है, ठीक है, क्षेत्र है।
इसमें आपका क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती। तो मृत सागर की जो है वो भूमि सीमा नहीं लगती, तो लबनान के लिए लगती। किसकी किसकी लगती है, तो देखिए इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की लगती है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में जो है वो लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जो है जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। ठीक है, फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। इस तरह से क्या होता है कि वेस्ट बैंक में जो है वो फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित हो चुका है। चलिए देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है। तो ये क्या नाम है, तो पम्पास नाम है। ठीक है, तो मध्य अक्षांश घास के मैदान को अर्जेंटीना वगैरह में भी है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि आपका बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांश यानी क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध यानी ठंडा वाला घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार जो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील यानी AUB, ठीक है, दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी यानी उत्तरी अमेरिका और डाइंस ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख है। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ये जो है वो सिडनी नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त जो विकल्प है में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा हो गया ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं सारा चीज़ बताते रहूँगी आपको। और प्लीज़ आपको एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन होता है थोड़ा बनाने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका हिंद महासागर में, बी आंसर हो गया। 90 ईस्ट रीज जो है वो हिंद महासागर स्थित एक कटक का क्या है, वो नाम है। ठीक है, हिंद महासागर में। सागरीय नमनता का प्रमुख स्रोत है, तो ये जो है वो भूमि है। ठीक है, ये देखिए ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, कहीं भूमि देता है कहीं नदियाँ देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है वो भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख है। यानी जो है नदियों क्या करती है, तो सागर तक पहुँचा देती है। ठीक है, चलिए आपका अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, तो 35 PPT है। ठीक है, यानी 35 जो है वो PPT है। यानी देखिए क्या होता है कि हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है 35.14% लवणता पाई जाती है। ठीक है, यानी 10 से लेकर के आपका 0 से लेकर के 10 अक्षांश तक। ठीक है, लैटीट्यूड तक। और क्या होता है कि 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर कितना हो जाती है, 30% हो जाती है। यानी 35 से कितने हो जाती है, 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में कितनी हो जाती है, तो 36% लवणता पाई जाती है। इसीलिए बी जो 35 जो है वो एवरेज रख दिया गया है। चलिए बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सागरों में से किसका औसतन लवणता सर्वाधिक है। तो ये मृत सागर जो है उसकी लवणता जो है सर्वाधिक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है कि दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, यानी 238% पाई जाती है। तुर्की के वॉन झील में जो है 330 लवणता है। ठीक है, तो आपका मृत सागर के बाद कितना है, तो तुर्की का जो वॉन झील है उसका है 130% है। उसके बाद क्या है कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो USA का है 220 लवणता पाई जाती है प्रतिशत में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला आपका कितना मृत सागर वॉन है और आपका जो है वो ग्रेट सॉल्ट लेक का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो ये कौन सी नदी है, तो ये जो है अमेजन नदी है, बी आंसर हो गया।
अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी और अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए। और इसमें जो हो रहा है कि नदियाँ बह रही है और उसका शहर और नदी, तो रोटरडैम, पेरिस, उसके अलावा बुडापेस्ट और वाशिंगटन। ठीक है, तो कौन कौन सी ये है तो देख लेते हैं। रोटरडैम कहाँ है, पेरिस कहाँ है, सी नदी में है, तो बी का ए है, कहीं पे देखते हैं, बी का ए है तो सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बी का जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये रोटरडैम कहाँ है तो राइन नदी में है, पेरिस कहाँ है, सीन नदी। एक भी आप अगर पहचान पाते हैं ना तो आप बना सकते हैं। बुडापेस्ट कहाँ है, डेन्यूब में है, और वाशिंगटन क्या है, पोटोमैक में है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि ए का कितना हो गया 3, बी, सी और डी। तो बी का क्या है आपका 1 हो गया, सी का कितना हो गया 4 हो गया, और जो बचा क्या डी का 2 हो गया। तो 3 1 4 2 है, 3 1 4 2 हो गया। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या रोटरडैम जो है वो राइन रिवर की नदी के पास है। उसके अलावा जो पेरिस है वो सीन, बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब, और वाशिंगटन जो है पोटोमैक है। ठीक है, चलिए यहाँ जो बोल रहा है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो बाल अल मंदेब जो है वो जोड़ता है हिंद महासागर को लाल महासागर से। ठीक है, यही आपका डिटेल में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये दिया हुआ है। हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बास्पोरस जो है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। और आपका जो क्या बोल रहा है कि मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, मलक्का जल संधि। ठीक है, यानी साउथ चाइना सी और अंडमान सागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए, तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ठंडा क्या है, सबसे अत्यधिक गर्म, ठंडा, वर्षा, सूखा। तो आप जानते हैं कि ठंडा वाला तो आप मिला सकते हैं ना चेरा पूंजी में। और गर्म कहाँ है तो आप देख लीजिए कि गर्म जो है वो सहारा है। वर्षा सबसे ज़्यादा तो वर्षा, सॉरी ये तो वर्षा है ना, ठंडा क्यों मिला रही हूँ मैं। देखिए वर्षा कहाँ होता है तो चेरापूंजी में होता है। गर्म कहाँ होता है तो ये आपका क्या है कि सहारा है। ठंडा कहाँ होता है तो अंटार्कटिका में होता है ना। और ये सूखा क्या होता है चिली में होता है। ये चिली कहाँ है तो साउथ अमेरिका में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, तो आगे देख लेते हैं ऊपर में जितना भी है डिटेल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला इसमें डिटेल में दिया हुआ, तो सबसे गर्म कौन सा है तो सहारा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो गया, वर्षा जो होता है चेरापूंजी हो गया, और सूखा जो होता है वो चिली हो गया, यानी साउथ अमेरिका में जो है। चलिए किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ये चिकनी मिट्टी में कैपिलरी जो होती है सबसे अधिक प्रभावशाली, ये आंसर हो गया। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, तो वो जो है वो आपका चाइना है। ठीक है, सी है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो ये सोना खनन संपन्न होती है कुलगाड़ी में। ठीक है, अगला सी देखिए, अगला क्या है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में से कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो है वो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान ये पर्यटकों के बीच यानी माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज जो है वो कब की गई थी तो 1892 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है, तो ये होता है चाइना में, सी हो गया। देखिए इंडिया मिनरल्स बुक ये जो हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये अभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये हमेशा देख लीजिएगा जो मिनरल्स आता है लेटेस्ट वाला। ठीक है, इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्व में अल्मोनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अल्मोनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो हमारा इंडिया है।
ठीक है, अभी सेकंड पोजीशन पे है। देख लेते हैं, अभी तो थर्ड हो गया है। पहले का जो दिया हुआ है वो थर्ड का है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो अलग है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसको भी मैं रहने दे रही हूँ क्योंकि ये पहले का डाटा है, 15 से 19 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 5 जो उत्पादन करने वाले हैं तो एल्युमिनियम का 2019 में तो चाइना हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, उसके अलावा कनाडा और यूएई। देखिए एग्ज़ाम से पहले जो है लेटेस्ट अपडेट जो आएगा वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन का, उसको देखेंगे आप। ठीक है ना, इसको इस पर रिलायबल नहीं रहेंगे। चलिए अगला देखें क्या है कि तेल के कोच सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो ये वेनेजुएला में है। डी आंसर हो गया। देखिए आपका इंडिया मिनरल्स बुक जो है, वेनेजुएला में सबसे ऑयल क्रूड और सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार यानी 48 बिलियन टन है। कहाँ पे? वेनेजुएला में, यानी ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, वेनेजुएला में विश्व का लगभग कितना है कि 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। ठीक है, चलिए विश्व का। यहाँ पे देखिए कोयले का सामान्य प्रकार होता है, तो सामान्य प्रकार किसको बोलते हैं, तो बिटुमिनस को बोलते हैं। और इंटरेस्ट साइड जो होता है टॉप लेवल का होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मुख्य कार्बन के यौगिक जो है का मुक्त कार्बन मिश्रण है। देखिए कोयला मुक्त कार्बन की यौगिक का क्या है कि मुक्त कार्बन मिश्रण है। ठीक है, कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा जो है वो वनस्पति पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। और ये क्या है, 4 प्रकार के कोयले से बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है। ठीक है, और एंथ्रासाइट आपको बोले उत्तम कोटि का होता है, पीट जो होता है वह निम्न कोटि का होता है, कोयला होता है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि भारत में कुल प्राप्त कोयले का जो है वो 90% से अधिक भाग प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों से पाया जाता था। यानी जो भारत का गोंडवाना शैल है उसी से क्या किया जाता था, कोयला 90% पाया जाता था। और गोंडवाना युगीन जो कोयला है वो मुख्यतः किस तरह का है, तो बिटुमिनस यानी सामान्य प्रकार का ही कोयला है। ठीक है, एंथ्रासाइट नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि ऊर्जा के स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोतों में विशुद्ध शामिल होता है, तो देखिए शक्ति हो गया, कोयला हो गया, तेल गैस हो गया, जल विद्युत और यूरेनियम हो गया। ए आंसर है। ठीक है, अगला देखिए ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शक्ति और ऊर्जा के विशुद्ध स्रोतों में विशुद्ध शक्ति हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं जो ऊर्जा देते हैं वाणिज्यिक स्रोत से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो कौन सा है, तो ये लंदन है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, तो लंदन है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण ये जो है अधिक ठंडी होती है। देखिए मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें जो अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है। इससे क्या होता है कि साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कौन, तो वायुमंडल जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो मानसून का निर्वतन इंगित होता है, तो किस लिए इंगित होता है, तो देखिए साफ आकाश के लिए होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 हो गया। अगला यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र, ठीक है, लो प्रेशर जिसको बोलते हैं, और इस कारण से क्या है कि आकाश स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा सही सुमिलित करने को बोला जा रहा है, तो क्या है कि वो मध्य रेखीय जो है तो गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर बाद गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बी हो गया। ये क्या निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये पंपाज में नहीं होती है। इस तरह से भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित की बात की जा रही है, तो डी आंसर हो गया। पंपाज कहाँ है? तो आपका साउथ अमेरिका में है ना। चलिए, मध्य चिली हो गया, आपका केप टाउन जो हो गया साउथ अफ्रीका वाला। उसके अलावा एडिलेड जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के CSA और CSB पाई जाती है। ठीक है, ये जो है कोपेन का जलवायु का मतलब वर्गीकरण किया गया है, जिसकी कंपास क्षेत्र में क्या होता है कि पंपास क्षेत्र में CWB का क्षेत्र है, उष्ण जलवायु जिसको बोलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है। जो पिग्मी जनजाति है यानी पिग्मी ट्राइब जो है वो विषुवत रेखीय अफ्रीका की कांगो बेसिन की वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पिग्मी निवासी है तो पिग्मी किसके निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के निवासी है, जो कांगो आपने पढ़ा ना वही। चलिए, ए आंसर हो जाएगा। एस्किमो निवासी है तो एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो ये कनाडा के निवासी है ना, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बता दिए, नीचे में मैंने बता दिया है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। एस्किमो जो होते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाला जनजाति है, जो अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। ठीक है, एस्पेरांटो है तो एस्पेरांटो क्या है? तो ये एक तरह का क्या है कि विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा जो है एस्पेरांटो है। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास L.L. ज़ेमनहॉफ ने किया था। ठीक है, चलिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो और कोई नहीं, हमारा पड़ोसी चाइना है। ठीक है, देखिए दूसरा कौन है? तो ये हमारा है 2020 के डाटा के अनुसार तो हमारा भारत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा अपडेट कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह कहाँ पैदा होता है? तो ये होता है चाइना में। ठीक है, सी आंसर हो गया। देखिए, शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म 19 साल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास जो है चाइना स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। तिब्बत मैंने बोल दिया, सॉरी। देखिए, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये कौन है? तो ये आपका ईरान है, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए, डी आंसर हो गया। देखिए, जो है आपका FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जो केसर है का उत्पादन जो है वो ईरान करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ के किश्तवाड़ यानी जम्मू पामपुर जो कश्मीर का है वो क्षेत्र 2 है, तो जम्मू का किश्तवाड़ है और पामपुर जो कश्मीर का क्षेत्र जो है वो केसर उत्पादक क्षेत्र। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ के अब क्या बोला कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश जो है वो संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयला जो है चाइना, अधिकतर तो चाइना ही रहता है, देखिएगा। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में जो है वो चीन प्रथम है, USA जो है वो सेकंड पे है, उसके अलावा भारत जो है वो थर्ड पे। ठीक है, पत्थर के कोयले यानी हार्ड कोल जिसको बोलते हैं। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला या एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रथम स्थान पे आ गया था। ठीक है, इसके बाद जो है चाइना और भारत हो गए थे। ठीक है, यानी चेंज हो गए थे चाइना और अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका सऊदी अरब हो गया, यानी सी आंसर हो गया।
देखिए आपका क्या है कि प्रश्नकाल विकल्प सी में सही उत्तर है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन में यूएसए यानी 781 मिलियन टन के बाद जो है वो रसिया जो 561 मिलियन टन सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो देखिए ये 2019 का जो बीपीएससी हुआ था तो कजाकिस्तान है उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे पे कौन है तो आपका ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया है, यानी नामीबिया कहाँ तो अफ्रीका का, ठीक है ना। चलिए टीन मिलता है तो किस में मिलता है तो देख लेते हैं हम लोग। टीन जो है वो मिलता है प्लेसफर में मिलता है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। चलिए टीन मिलता है तो किस में मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। कौन टीन मिलता है, ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए विश्व में प्राप्त होने वाले टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। और वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश जो है वो कौन सा है तो चाइना है, इंडोनेशिया है और म्यांमार और पेरू है, ठीक है। तो चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार और पेरू, ठीक है। चलिए मृदा संरक्षण वह प्रकरण है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। संरक्षण का ये मीनिंग होता है। देखिए बृहद अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि इसको उद्देश्य भूमि को उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी है होता है। समानता अर्थों में जो है वो भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अतः क्या है कि आंसर डी हो जाएगा। टेरारोसा का पारूपिक विकास उस भूभाग में होता है तो चूना पत्थर में होता है। टेरारोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है, ठीक है। यानी टेरारोसा जो होता है लाल मृदा के लिए जो है वो इटालियन जो है वो आपका वर्ड है टेरारोसा, ठीक है। इसका विकास जो है चूना पत्थर के अवेले अवशेषों से होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो ये किस लिए मिलते हैं तो ये विषुवत रेखा के पास मिलते, ये आंसर हो गया। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं। कहाँ तो विषुवत रेखीय जलवायु में प्रदेश भर किस तरह के तो आपका उच्च तापमान पाए जाते हैं। वर्ष भर होने वाले वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें अमेजन बेसिन यानी दक्षिण अमेरिका में और कांगो बेसिन अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह में वर्षा वन प्रमुख है, ठीक है। ये सही आंसर हो गया, ठीक है। विश्व का कौन सा जो देश है वो मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है तो ये आपका कनाडा है, टी आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान जो है वो मुलायम लकड़ी या लकड़ी की लुगदी के उत्पादन और निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो शीर्ष लुगदी उत्पादक देश रहा है। कब से तो 2009 जो 2019 में हुआ था तो 52,062 लाख मीट्रिक टन हुआ था, 1000 मीट्रिक टन हुआ था, ठीक है। 52,062 जो है यहाँ पे 1000 भी लिख दिया है, ठीक है। 1000 मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन के साथ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि मिलाना है तो रेल मार्ग और आपका देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे जो है वो रेल मार्ग को जोड़ना है और आपको किसको जोड़ना है, ये जोड़ना है स्थान को जोड़ना है। तो पहले किसको देखेंगे तो थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है उसका कहाँ से मिलता है तो पेरिस से वार्सा मिलता है तो एक का 4 हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांस एडियन जलमार्ग जो होता है वो ब्यूनस आयर्स से लेकर वाल पेरोस में मिलता है यानी बी का 3 हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स का अर्जेंटीना वाला। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो कहाँ मिलता है तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक मिलता है यानी सी का 2 हो गया। और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल होता है, डी का 1 हो गया। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 किस में है तो ये है आपका बी में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे जो भी दिया हुआ है तो इसमें मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूरोपियन ट्रांस जो है यूरोपियन ट्रांस जो है कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग जो है पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। ट्रांस एडियन रेलमार्ग जो है वेनोस आयर्स यानी अर्जेंटीना से वालपराइस चिली तक जोड़ता है। वालपराइस कहाँ है? तो चिली में है। और देखिए ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है सेंट पीटर्स यानी लेनिनग्राद अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक यानी रशिया तक मिलता है। ठीक है, यानी लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग का हो गया, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रसिया तक हो गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ठीक है, तो ये कितना है? तो 9300 किलोमीटर है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो पेरिस से इस्तांबुल के लिए होता है। पेरिस से जो फ्रांस है ना, और आपका इस्तांबुल कहाँ? इसराइल वाला। इस्तांबुल मिस्र में है ना कि इजिप्ट टर्की में? आप मुझे कमेंट कीजिएगा, शायद टर्की में है इस्तांबुल। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ जो है वो 107 है, तो कौन सा नगर पतन नहीं है? तो ये आपका कैनबरा नहीं है। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी है, को लेकर के नगर बंदरगाह है। ठीक है, और उसको क्या है कि ये तो कैपिटल हो गया और सारा जो है वो पतन है, पतन ही की बात की जा रही है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो होंशु टोक्यो जापान की राजधानी होंशु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। यानी टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी और किस द्वीप पे? तो होंशु द्वीप पे है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बोल रहा है क्या कि अगला देख लेते हैं। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आप जानते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है जो हडसन नदी पर तट पर है। ठीक है, हडसन नदी के तट पे है। टेम्स जो है वो कहाँ है? लंदन में इस नदी पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, चलिए 108 देख लेते हैं। कहवा पतन निम्नलिखित विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो कौन? तो सेंटोस जो है वो कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तो ब्राज़ील में है। देखिए सेंटोस जो है वो ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो ये पर्यावरण जो बनता है वो आपका बनता है उपयोग सभी से, जीवीय घटक से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से भी बनता है। तो डी आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय एक अविभाज्य समष्टि है। ठीक है, पर्यावरण जो है तो अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारिवारिक क्रियाशील तंतु से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक है। ठीक है, भौतिक या जैविक संघटक हो गया, यानी जल स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, जैविक संघटक जो है वो क्या है कि पादप हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, विष सूक्ष्म जीव हो गया। उसी के अलावा ऊर्जा संघटक जो है सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। तो ये क्या? ऊर्जा संघटक हो गया। जलवायु परिवर्तन पर क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। तो डी आंसर हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ठीक है, डी आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। और क्या है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से मैंने आपको जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दिया है, जितने भी BPSC के अंतर्गत पूछे गए प्रीवियस ईयर है। और ये जो है इसमें आपका दिया हुआ 67 तक के सारे प्रश्न कवर किए गए हैं, यानी 67 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और आप रिवीजन करते रहिएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।